देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, एक पिता अपने पुत्र के जेब खर्च में 20% की वृद्धि करता है। देखिए, एक पिता अपने पुत्र के जेब खर्च में 20% की वृद्धि करता है। यदि वृद्धि के बाद पुत्र को 300 रुपये मिलते हैं तो वृद्धि के पहले उसका जेब खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि उसका जो है पहले खर्च था 100%, कितना था 100%। अभी क्या हो गया, अभी जो हो गया 20% की वृद्धि हो गई इसमें, तो टोटल जो जेब खर्च हो गया उसका वो कितना हो गया, एक ये हो गया आपका 120%। कितना हो गया 120%। और ये 120% किसके बराबर है, 300 रुपये की, क्योंकि उसने बोला है कि 20% की वृद्धि करने के बाद 300 रुपये मिलते हैं। तो देखिए, अगर 300 रुपये जो हैं 20% के बराबर हैं तो हमको निकालना है कि 100% की पहले जो था उसका जेब खर्च कितना था, क्योंकि अभी तो जो 20% प्लस करके आया है, ठीक है, पहले कितना था, तो हमें वृद्धि के पहले बताना है, तो 100% की वैल्यू निकाल ली है। तो देखिए, जैसे ही 300 रुपये में हम किसका डिवाइड देंगे, 120 का, जिससे कि 1% की वैल्यू जो है आपकी निकल आएगी, और इसमें इंटू कर देंगे अपन 100 का, तो 100 का इंटू करेंगे आप, तो ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और आपका 3 बन जा 3, तो इधर 10 बचा, और इधर बचा 3 4 जा 12, और 4 से कैंसिल हो गया 25 बार में, और 10 का 25 में इंटू हो गया, तो अपने पास आ गया कितना 250। कितना आ गया 250, जो आपका फोर्थ आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका आधार 7 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज देखिए आपको इस शेप का होता है ना, जिसमें कम से कम चारों जो होती हैं आपकी जो भुजाएं वो पैरेलल होनी चाहिए। 90 का एंगल बने या नहीं बने ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, आमने सामने के जो एंगल हैं वो भी इक्वल रहते हैं। तो हमें आधार दे दिया गया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है 7 है हमें, लेकिन ये ऊंचाई जो है ना, ये वाली ऊंचाई ये ज्ञात करनी है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, है ना, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होती है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमको दिया है 7, ऊंचाई हमको फाइंड आउट करनी है यानी x, और क्षेत्रफल बराबर, है ना, क्षेत्रफल की वैल्यू हमें दे दी गई है, जस्ट मिनट। देखिए, तो हमको इधर हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले, कि आधा हमको दे दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 42, ठीक है, तो 7 से ये कैंसल आउट हो गया, तो x की जो मान निकला है वो निकला आपका 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी भुजा है, जो जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा है, कि यदि a का 2/3 बराबर b का 75% है। अब आप जी बताइए 75% बराबर क्या हुआ, इसको भिन्न में बदलेंगे, अगर हम इस 75% को भिन्न में बदलेंगे तो 75/100 हो जाएगा, और 75/100 मतलब 25 थी 75, और 25 चौको 100, मतलब कि b का 3/4 बराबर है c का 0.6। 0.6 मतलब 6/10 हो जाएगा, और 6/10 मतलब कि 3/5, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई हमें, देखिए वैल्यू मिली हमें, तो a का 1 मिनट, a का 2/3, ठीक है, a का 2/3। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे यदि a का 2/3 और b का 75% और c का 0.6 हो तो a b c का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक को बेस मानकर चलते हैं, ठीक है, एक को क्या करते हैं, बेस मानकर चलते हैं। जैसे कि अब देखिए 2 का, जैसे a का 2/3, 1 मिनट इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं, a का 2/3 बराबर है किसके, b का 75%। इसका मतलब b का
3/4, मैं बता चुका हूँ 3/4 कैसे आया। और सी का 0.6 मतलब 3/5, सी का 3/5। ठीक है, अब इसको देखिए आगे क्या करेंगे हम कि इन दोनों को अलग ले लेंगे और इन दोनों को अलग ले लेंगे और हमें बी का मान ज्ञात करना है। हमें बी के टर्म में तीनों को फाइंड आउट करेंगे तभी ये आंसर आएगा। अब कैसे करते हैं आप ये देखिए। सबसे पहले हम ले लेंगे 2a/3 बराबर 3b/4 और इस तरफ ले लेंगे हम 3b/4 बराबर 3c/5। ठीक है, अब इसको हम कैंसल आउट करेंगे जो भी हो सकता है। तो इधर 3 और 3 है, इधर 3 और 4 है, इधर 4 और 5 है और इधर 3 और 3 है। तो 3 और 3 से कैंसिल हो गया ही, है ना। देखो सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए ना। अगर कोई फ्रैक्शन है इक्वल में तो उसके जो अंश जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं और हर भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे कैंसिल हो गया तो इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर बचा केवल बी और इधर बचा केवल क्या सी। ठीक है, b/4 और c/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम पीछे ऊपर जगह ले लेते हैं कुछ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, b के टर्म में पूरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इधर b का मान निकालिए, इधर b का मान है 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। तो इधर b का मान निकलेगा क्या, b बराबर 4 दूनी 8a अपॉन और जो 3 जो b के साथ जो 3 है ना ये वाला, इसको यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो 3 अब b बराबर 8a/9। और इसमें भी हम b का मान फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू b का मान। देखिए कैसे कि जो 5 है ये देखिए 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ पर, c में। ठीक है, तो आ जाएगा 4c/5। ठीक है, 4c/5। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले को एरेज कर देंगे हम और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें मान रखना है किसका, a b और c का, a का b का और c का। तो b का मान तो हमारी नज़र में b है। ठीक है, और a का मान क्या है, तो ये देखिए a का मान है b/1। a का मान क्या है, तो a का मान है क्या, देखिए b के टर्म में निकालेंगे a का मान तो 8 इधर आ जाएगा, है ना, 8 इधर आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 8 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा तो a का मान निकलेगा कितना, 9b/8 और इधर चला जाएगा। देखिए इधर c का मान निकालेंगे b के टर्म में तो 5b अपॉन और 4 चला जाएगा नीचे आपका, है ना, 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये b के टर्म में ये मान निकल गया। अब देखिए इसको आगे और बढ़ाते हैं, इसको आगे और बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा। अब देखो इसको फाइंड आउट करो, 8 1 और 4। इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए देखिए 8 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 32। कितना आएगा आपके पास, 32। और इधर 8 की टेबल कितने बार पड़ी कि 32 आ जाए, 4 बार, तो 4 का इसमें इंटू करेंगे। 1 की टेबल कितनी बार पड़ी, 1 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि जो है आपका 8 और 4 का एलसीएम, सॉरी 8 और 4 का एलसीएम 32 नहीं आएगा, 8 और 4 का एलसीएम जो है आपका 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो 8 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि आपका जो है 8 आ जाए, तो 1 बार पढ़ेंगे ना, 1 बार, तो 1 का इंटू 9 में करेंगे। 1 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे और 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 9 बन जा 9 इधर आ जाएगा आपका, 8 बन जा 8 इधर आ जाएगा आपका और 5 2 जा 10 इधर आ जाएगा आपका। तो हमारे पास आ गया क्या,
9:8:10। ये है आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। टाइम ज़रूर लग गया है ना, क्योंकि अपने पास वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन समझ में आ गया होगा आपकी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे चाल, है ना। डिस्टेंस अपॉन समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। तो देखिए यस स्पीड। तो देखिए समय क्या है आपके पास नहीं दिया गया है, लेकिन दूरी दी गई है 356 अपॉन 16। तो जी आपका कैंसल आउट हो जाएगा कितनी बार, 22 अपॉन 1/4। तो इसमें आएंगे 22 घंटे, क्या आएगा 22 घंटे जो आपको इधर दिख रहे हैं, और 15 मिनट कैसे आ गए, क्योंकि जिस 22 घंटे हैं और जो फ्रैक्शन दी गई है ये 60 मिनट में है, तो 60 का 1/4 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो ये आ गया आपका 22 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यदि एंगल BAC, कौन सा एंगल BAC, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो एंगल है आपका BAC 38 डिग्री है, ए वाला एंगल ए। तो OCD निकालना है, तो क्या निकालना है हमको, OCD। OCD कहाँ है, ए वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए याद रखना, एकांतर अंतःकोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि ये दो लाइनें हैं, इसमें ये जो है ए वाला एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, जैसा इसमें हो रहा है। देखिए ये जो एंगल है इसमें ऐसा बन रहा है ना, तो ये एकांतर अंतःकोण हमेशा इक्वल होते हैं। और जो ए वाला एंगल है, देखिए ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा, याद रखना। ठीक है, तो अगर ये 38 है ना, तो एक्स बराबर भी क्या होगा, 38 डिग्री। ठीक है, जो जेड टाइप का जो एंगल होता है जी वाला, ये हमेशा इक्वल होता है अगर दोनों रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो है आपका 38 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी गांव की जनसंख्या 2000 है, यदि उसमें पहले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हो तथा अंतिम 3 वर्षों में इसमें 5% की वृद्धि हो, तो कुल 5 वर्षों बाद उसकी संख्या कितनी हो जाएगी लगभग। तो लगभग बताना है। तो देखिए किसी गांव की जनसंख्या जो है 2000 है, अभी फ़िलहाल में मान लीजिए कि 2000 है जनसंख्या। यदि उसमें पहले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि होती है, पहले 2 वर्षों में जो है 10% की वृद्धि हो गई अगर, ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, पहले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि से जी है कि 10%। ठीक है, पहले 2 वर्षों में 10% का मतलब 10%। तो पहले 2 वर्षों में जो है 10% की जो मतलब है 10%। तो देखिए पहले में 10% और दूसरे पहले 2 वर्षों में 10% से मतलब है कि पहले में भी 10% और दूसरे दिन में भी 10%, तो टोटल कितना आ गया 20%। तो पहले 2 सालों में 20% मतलब 120% हो गई उसकी जनसंख्या। 20% हम इसमें या तो निकाल के इसी में जोड़ दें या फिर टोटल 120% निकाल लें, एक ही बात है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 12 दूनी 24, यानी जो है आपका 2400 हो गई। कितने 2 वर्ष बाद, कितने बाद 2 वर्ष बाद 2400। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया कहा गया है कि अगले 3 वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, अगले 3 वर्षों में 5% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्षों में टोटल 115%, 5 5 5 है ना, 115% निकाल लो, या तो 15% निकाल के इसमें जोड़ दो या फिर 115% निकाल लो, बात बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 24 का और 115 का हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 24 पंची 120 का 0, हासिल लगाई 12, 24 एकम 24 और 12 25 26, 36 की 6 हासिल लगाई 3, 24 एकम 24, 25 26 27। तो 2760 आपका आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है,
अब इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो है 2760 आपका है, लेकिन उसने पहले ही कहा है हमसे, क्या कहा है कि लगभग में आंसर देना है। कहाँ देना? लगभग में। तो हमने लगभग में आंसर है 2800। ठीक है, ऐसे ही होगा ये सॉल्व, और कोई इसकी विधि नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसे 15 दिन में करता है। दोनों दिनों में अलग अलग समाप्त करते हैं। वे दोनों एक साथ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है कि अगर जो ए है आपका और बी है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और जो बी है आपका वो करता है आपका 15 दिन में। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे जी दोनों? देखिए एक बार फिर से, ए और बी। ए जो है आपका 15 दिन में और बी कितने दिन में? ये जो बी है आपका वो कर रहा है, सॉरी फिर से हमें लिखना पड़ेगा,